हर दिन जब पाकिस्तान में सुबह की शुरुआत होती है तो करोड़ों पाकिस्तानी अपनी डेली रूटीन में मसरूफ़ हो जाते हैं। कोई बाइक पर बैठकर ऑफिस के लिए निकलता है तो कोई अपनी शॉप खोलने के लिए घर से निकलता है तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए, कोई फैक्ट्री ओनर अपनी ऑफिस के लिए जाता है तो कोई लैंडलॉर्ड अपनी ज़मीनों की सैर करने के लिए, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ग्रीन नंबर प्लेट वाली कार पर चढ़कर सरकारी दफ्तर जाता है। ये सभी अपने घर से जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक अपनी गाड़ियों का यूज़ करते हैं और इन्हीं गाड़ियों में डीजल, पेट्रोल और क्रूड ऑयल की इम्प्योरिटीज जलती हैं। पाकिस्तान की रेलवेज आपको शहरों और गांवों से एक रफ्तार से दिखाई देती हैं और आसमान में एरोप्लेन की गरजती हुई आवाज़ सुनाई देती हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्रीज और पाकिस्तान के हर एक सेक्टर में पाकिस्तान की ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान में प्रोड्यूस होने वाले क्रूड ऑयल और मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट होने वाले क्रूड ऑयल की बदौलत ये पूरा इकोसिस्टम आज आसानी से चल पा रहा है। और आप ये जानकर शौक हो जाओगे कि पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस जो रिसेंटली 14th नंबर पर आई हैं पूरी दुनिया में, उन डिफेंस फोर्सेस की टैंक्स, हथियारों और सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्रक्स, आर्टिलरीज, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, नेवल शिप्स और सबमरीन्स में भी ऑयल डलता है। तभी ये बिलियन डॉलर मशीन्स चलती हैं और पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस जो कि पाकिस्तान को डिफेंड करती हैं उनकी हेल्प करती हैं। और अगर इतने बड़े इकोसिस्टम को क्रूड ऑयल चला रहा है तो फिर अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद हो जाए या फिर पाकिस्तान में उसकी इंपोर्ट बंद हो जाए तो फिर क्या हो सकता है? क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट या फिर पाकिस्तान की फैक्ट्रीज भी बंद हो सकती हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान आज रफली 18 बिलियन डॉलर्स की वर्थ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है और अगर पूरी दुनिया में पेट्रोल के एक बैरल की कीमत $5 बढ़ती है तो पाकिस्तान के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट की वैल्यू $1 बिलियन तक बढ़ जाती है। तभी इस ब्लैक गोल्ड को पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है। अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान अगर आईएमएफ से $1 बिलियन का कर्जा लेता है तो अपनी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज आईएमएफ के फेवर में करता है, तभी वो $1 बिलियन से पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आईएमएफ लोन देता है। लेकिन हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऑयल इंपोर्ट को कम करने के लिए कोई रिवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क आज तक पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आज से अगर हम 5 साल पहले का डेटा देखें और अगर हम 5 साल पीछे जाएं तो 2020 में कोविड के टाइम पर पाकिस्तान ने यूएई से 3.5 बिलियन, कतर से 1.3 बिलियन, सऊदी अरेबिया से 892 मिलियन और कतर से 831 मिलियन और साउथ अफ्रीका से 830 मिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे। और उस इंपोर्ट की वैल्यू उस 2020 के क्राइसिस पर $5.1 बिलियन की थी। कोविड के बाद ये वैल्यू $5.1 बिलियन से $6.7 बिलियन तक जाती हैं और फिर 2025 में यही वैल्यू आज 5 साल बाद $16.7 बिलियन तक पहुंच चुकी हैं। यानी पिछले 5 सालों में 2020 से 2025 तक $10 बिलियन में इजाफा हुआ है और आज 2026 में ये एस्टिमेट $18 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये नंबर काफ़ी हैं आपको ये समझाने के लिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस इंपोर्ट पर और ऑयल पर कितना डिपेंडेंट है। पाकिस्तान की अगर पिछले 5 साल की प्रोडक्शन डेटा देखी जाए तो 2021 में पाकिस्तान ने 76,000 बैरल्स पर डे, 2022 में 73,000, 2023 में 70,000 और 2024 में 71, 2025 में 71,000 बैरल्स पर डे का ऑयल प्रोड्यूस किया है और ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन का 14% तक ही बनता है। ये सारे नंबर्स और डेटा हमने पाकिस्तान एनर्जी मार्केट रिव्यू 2025 के डॉक्यूमेंट से निकाला है, जो कि आप गूगल पर डाउनलोड करके वेरिफिकेशन उसकी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान की अगर कंजप्शन देखी जाए तो पाकिस्तान ने 2021 में 5,56,000, 2022 में 4,73,000, 2023 में 4,67,000, 2024 में 4,79,000 और 2025 में 4,25,000 बैरल्स पर डे की कंजप्शन रिपोर्ट की है। और ये डेटा हमने सी.com और वर्डोमीटर.com दोनों वेबसाइट से इकट्ठे निकाला है, जो कि आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट, पाकिस्तान कितना ऑयल इंपोर्ट करता है। वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजप्शन को जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बकाया जो भी वैल्यू मिलेगी वो पाकिस्तान की ऑयल इंपोर्ट की वैल्यू होगी, जिसकी अगर परसेंटेज निकाली जाए तो 80% से 85% पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से। और ये सारा डेटा आप अभी इस चार्ट पर देख सकते हैं। अब आपको इन नंबर्स और डेटा के बाद ये अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान कितना ऑयल पर डिपेंडेंट है और उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान कितना इंपोर्ट के ऑयल पर डिपेंडेंट हैं। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई ऐसी जंग होती हैं जो पाकिस्तान के ऑयल इंपोर्ट और सप्लाई को बंद कर देती हैं तो पाकिस्तान का 80% ऑयल जो कि मिडिल ईस्ट से आता है वो भी बंद हो जाएगा और पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब पाकिस्तान के उन सेक्टर्स की बात कर लेते हैं जो ये ऑयल यूज़ करते हैं और उनसे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं जो आप तक पहुंचते हैं, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि एक पाकिस्तानी कितना ऑयल पर डिपेंडेंट है और अगर ये ऑयल ख़त्म हो जाए तो फिर पाकिस्तान के कौन कौन से सेक्टर कोलैप्स कर जाएंगे। पाकिस्तान के सेक्टर्स का डेटा अगर आज से 5 साल पहले देखा जाए तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ में से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के पेज नंबर 22 और फिगर नंबर 13 में 2011 और 2021 का सेक्टर वाइज ऑयल कंजप्शन इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है, जिससे आप इंटरनेट से डाउनलोड करके वेरीफाई कर सकते हैं। जिसमें 40% क्रूड ऑयल पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज और पाकिस्तान की कमर्शियल फैक्ट्रीज यूज़ करती हैं, जबकि 30% ऑयल पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है और डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए 21% और 4.6% गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और डिपार्टमेंट को एलोकेट किया जाता है। कमर्शियल यूज़ के लिए 3% और एग्रीकल्चर के लिए 1.4% ऑयल यूज़ होता है। अभी ये डेटा 2021 का है और 2025 का डेटा अगर हम इंटरनेट से निकालें तो फिर रिसेंटली इंडस्ट्रियल सेक्टर 8% की ग्रोथ के साथ 2025 में 48% ऑयल कंज्यूम करता है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो पहले 30% ऑयल कंज्यूम करता था वो मैक्सिमम अभी के टाइम पे 40% तक पहुंच चुका है, यानी 10% का इंक्रीज। गवर्नमेंट अथॉरिटीज और डिपार्टमेंट्स के लिए 11% और बाकी 1% एग्रीकल्चर में ऑयल कंज्यूम होता है। फैक्ट्रीज अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं और फैक्ट्रीज में बनाए गए प्रोडक्ट आप तक ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंच रहे हैं, इसलिए ये दोनों सेक्टर्स टॉप ऑफ द लिस्ट रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ऑयल हर दिन पाकिस्तान को एक ग़िज़ा की तरह देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी सेक्टर्स और आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट इसी ऑयल की बदौलत आप तक आसानी से पहुंचते हैं और पाकिस्तान खुद इतना ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता जितना वो इंपोर्ट करता है। अब ऑयल की कंजप्शन सेक्टर्स में कहाँ पर होती हैं और उससे कौन से प्रोडक्ट आपके लिए बनते हैं उन्हें समझते हैं, जिसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बड़ी है तो पहले हम ट्रांसपोर्टेशन से शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को पाकिस्तान की इकोनॉमी का इंजन समझा जाता है। इंडस्ट्रीज के बाद दूसरे नंबर पर ज़्यादा ऑयल कंज्यूम ट्रांसपोर्टेशन ही करती हैं। आज पाकिस्तान में सिर्फ एक दिन के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई अगर बंद हो जाए तो आपकी बाइक से रोड पर नहीं बल्कि आपके घर में खड़ी होंगी। अमीरों और लैंडलॉर्ड्स और बड़े बड़े ऑफिसर्स की कार्स और एसयूवीज रोड्स पर नहीं चलेंगी बल्कि उनके घर के किसी कोने में ढकी हुई होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि ट्रक्स, वैन्स और बसेस एकदम से रोड पर चलना बंद हो जाएंगी और दूसरे शहर जाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। डीजल, पेट्रोल और लुब्रिकेंट पर चलने वाली ये मशीन्स भी क्रूड ऑयल पर चलती हैं। हाई स्पीड डीजल पर चलने वाली ट्रेन्स की इंजन, पीआईए के एरोप्लेन्स और समंदरी सतह पर चलने वाले बड़े बड़े जहाज इसी ऑयल और सबमरीन्स भी इसी ऑयल का यूज़ करती हैं। इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और मरीन फ्यूल के ज़रिए चलाया जाता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बाद अब आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि ट्रांसपोर्ट से भी ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करता है। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को बैकअप पावर देने के लिए जनरेटर्स जो यूज़ होते हैं उनमें ऑयल डलता है। बॉयलर्स जो कपड़ों के कलर्स की डाइंग, कपड़ों की वॉशिंग और उन्हें सुखाने और फैब्रिक के काम आते हैं, उन्हें एक बेहतर कपड़े की शक्ल देते हैं और उनकी फिनिशिंग में काम आते हैं, वो भी फर्नेस ऑयल पर चलती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नाइटिंग मशीन्स, वीविंग मशीन्स, स्पाइनिंग मशीन्स और इन सभी मशीन्स को स्मूथली चलाने के लिए, जंग से बचाने के लिए लुब्रिकेंट और ऑयल का यूज़ किया जाता है।
जिसके बाद इन सभी मशीन्स को चलाने और ऑपरेट करने के बाद आप तक एक फाइनल प्रोडक्ट पहुंचता है, जो आपके कपड़े हो सकते हैं, बेड शीट्स, टॉवल्स और बैग्स, जो इंडस्ट्रीज में बनते हैं। स्टील इंडस्ट्री में ऑयल का इस्तेमाल रोलिंग मिल, हाइड्रोलिक प्रेस, क्रेन्स और कंप्रेसर्स में होता है, जिससे स्टील बार्स, स्टील शीट्स और स्टील पाइप्स बनती हैं। प्लास्टिक आज फैक्ट्री से आपके घरों के बर्तनों तक पहुंच चुका है। उस प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज होता है। पेट्रोलियम रॉ मटेरियल जो रिफाइनरी से क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद निकलता है, वो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। प्लास्टिक की गुड्स बनाने वाली मशीन्स उस रॉ मटेरियल से दूसरी ऑयल की वेराइटीज को मिक्स करके प्लास्टिक चेयर्स, टॉयज, वाटर टैंक्स, पाइप्स, केबल्स और दूसरी प्लास्टिक की चीजें बनाती हैं, जैसे कि पैकेजिंग, प्लास्टिक के बर्तन और होम डेकोरेशन का सामान मैन्युफैक्चर होता है। अब बारी आती है फूड इंडस्ट्री की। फूड इंडस्ट्री में डायरेक्ट क्रूड ऑयल खाने में नहीं यूज होता, बल्कि खाना बनाने वाली मशीन्स को जंग से बचाने के लिए, पानी और धूल से बचाने के लिए, उन्हें स्मूथली ऑपरेट करने के लिए उन पर लुब्रिकेंट की लेयर चढ़ाई जाती है और फ्यूल उन्हें इसलिए दिया जाता है ताकि वो स्मूथली चल पाए। फर्टिलाइजर सेक्टर में पेट्रोलियम का यूज लॉजिस्टिक्स, एनर्जी बैकअप और मशीन को जंग से बचाने के लिए लुब्रिकेंट की लेयर चढ़ाई जाती है, उसमें काम आता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पूरा ऑयल पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि सारी मशीन जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज होती हैं वो सभी ऑयल, लुब्रिकेंट और डीजल के यूज से चलती हैं। बिल्डोजर्स, एक्सकेवेटर्स, लोडर्स, रोड रोलर और बड़ी बड़ी क्रेन्स में डीजल, लुब्रिकेंट और हाइड्रोलिक ऑयल डलता है, जिसकी वजह से वो चलती हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी उसी वजह से चल पाता है, जिससे रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स और पोर्ट्स बनती हैं और किसी भी कंट्री में कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज के बाद पाकिस्तान का तीसरा मेजर सेक्टर है एग्रीकल्चर, जिसको पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री कैरी करती हैं। आज से 50 साल पहले 1970s में और आज के एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। और अगर आप एक अज्यूम करें कि 1970s में एक गांव का सीन कैसा हो सकता था, उस टाइम किसान के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता था कि सुबह सवेरे वो उठकर 2 बैलों के साथ वुड का बड़ा और वजनी हल लेकर खेतों में पूरा दिन हल चलाए और उससे फसल उगाने के काबिल बनाए। फिर 6 दिन तक पानी का इंतजार करना कि कब पानी पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम से होता हुआ एक शेड्यूल पर 7वें दिन या फिर उससे भी ज्यादा इंतजार के बाद वो उसके गांव तक पहुंचे। फिर अपनी फैमिली के साथ अपने हाथों से बीज बोना, हाथों से फसल की कटाई करना और दोबारा अपने हाथों से उसे इकट्ठा करके मार्केट में बैलगाड़ी पर चढ़कर सेल करके आना और फिर उन पैसों से अपना गुजारा करना, इन सभी में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था, जिसकी वजह से उस टाइम के फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा एक साल में 2 ही फसल उगा पाते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी होती थी और कभी कभार क्राइसिस भी आ जाते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा का पूरा आज बदल चुका है और एग्रीकल्चर सेक्टर में आज पाकिस्तान मशीन्स पर और जदीद टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुका है। आज के इस मॉडर्न एरा में जहां इंसान सिर्फ मशीन्स को ऑपरेट करता है और मशीन्स कई लोगों का काम अकेले करती हैं, एग्रीकल्चर मशीन जैसे ट्रैक्टर्स जमीन में हल चलाने के काम आता है, हार्वेस्टर्स फसल को काटने के लिए, लैंड लेजर लेवलर्स जमीन की सतह को लेवल करने के लिए और इरिगेशन पंप से ट्यूबवेल्स फसल के लिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए और फिर थ्रेशर से फसल को और अनाज को अलग करने के लिए काम आती हैं। ये सभी मशीन पेट्रोल और डीजल पर चलती हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान आज 1970 से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कर पा रहा है और दोबारा से ये सेक्टर्स की पूरी डिपेंडेंस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर आज पाकिस्तान में ऑयल खत्म हो जाए या फिर उसकी सप्लाई बंद हो जाए, जो कि रिसेंटली हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जंग लगने की वजह से ऑयल की इंपोर्ट में कमी आ रही है और पाकिस्तान में ऑयल प्रोड्यूस इतना नहीं हो रहा कि वो इंपोर्ट को कम कर सके, तो फिर पाकिस्तान में चीज़ों की वैल्यू और उनकी कीमतों में इजाफा इतना हो जाएगा कि लोग सिर्फ ऑयल को हेडलाइंस में ही देख पाएंगे। तो इतनी बड़ी ब्रीफिंग के बाद, इकोसिस्टम को समझने के बाद, नंबर्स को एनालाइज करने के बाद ऑयल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए एक कमोडिटी नहीं है या फिर आपकी गाड़ी में डलने वाला सिर्फ एक पेट्रोल नहीं है, बल्कि ये पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। और इस चैप्टर का भी यही मकसद था कि कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की अवाम ऑयल पर डिपेंडेंट हैं।